ठीक है, देखो दो तीन टर्म है, जैसे एक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। नेटवर्क ऑपरेटिंग, जैसे जैसे आपका एक लैपटॉप है, लैपटॉप में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें कुछ एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आइदर विंडोज का होगा या लिनक्स का होगा। सिमिलरली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमें, जैसे हमने क्लाउड में कोई सर्वर बिल्ड किया है ना, तो उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन रहती है उसकी। तो जैसे जैसे हमारा एक पीसी है जिसमें सारी एप्लीकेशन, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, वैसे ही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ सर्वर ऑन क्लाउड, जहाँ पे हमारी ऑल द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन हैज बीन इंस्टॉल्ड, और क्लाइंट एक्सेस करता है या हम एक्सेस करते हैं वो उन एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, जस्ट लाइक वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर पीसी वेयर ऑल द एप्लीकेशन यूज्ड टू इंस्टॉल एज पर रिक्वायरमेंट, similarly the environment where customer is using all the installed application is called network operating system, right? अगर मेरे को कोई वेब सर्वर है वो एक्सेस करना है, वेब सर्वर मतलब जहां पे मेरी एक वेबसाइट होस्ट हो रही है, ठीक है, तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा वो हो जाएगा जैसे मेरा लैपटॉप है, ठीक है, और जिससे मैं एक्सेस कर रहा हूँ उस सर्वर को, ठीक है, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो हो जाएगा जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ क्लाउड पे। समझ में आया? डिफरेंस क्या है इन दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम में? अगर मैं बात करूं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो ऐसा होता है, विंडोज सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2012, है ना। इसका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं मैं, तो अगर विंडोज की बात करूं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होंगे जब हम बिल्ड करेंगे अपना सर्वर? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होंगे मेरे, जो हम यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम, जैसे मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा और आप जब उसमें सेलेक्ट करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको शो करेगा विंडोज 2008, विंडोज 2012, 2016, 2018, ठीक है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन से रहेंगे? विंडोज 2008, 12, 16, 18 ऐसा, ठीक है। और अगर लिनक्स का मैं बात करूं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लिनक्स में मेरा रहेगा रेड हैट लिनक्स, सूजे लिनक्स के लिए हम लोग विंडोज पे ही काम करेंगे, बट आप पता होना चाहिए इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे होंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और क्लाइंट में क्या होता है? क्लाइंट में क्या रहते हैं?
आपके पीसी में कौन सा क्या कहते हैं सिस्टम पड़ा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज 10। राइट, है ना। जो विंडोज ओएस 10 है सर। वो विंडोज 7 होता है, विंडोज 8 होता है, विंडोज 10 होता है ना। 7, 8, 10 ऐसा। और अगर मैं उसकी बात करूं, क्लाइंट लिनक्स की बात करूं, तो होता है क्या, उबुंटू होता है, सेंटोस होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि नेटवर्क, हम लोग जो काम करेंगे वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करेंगे। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या बनी? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली द सिस्टम फॉर एक्सेसिंग एंड वर्किंग ऑन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो और ये कहाँ होगा? ये ऑन प्रिम पे होगा, क्योंकि ऑन प्रिम का मतलब कि हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, हम लोग क्लाउड पे नहीं है, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं क्लाउड के सर्विसेज को। तो क्लाउड की सर्विसेज हम बिल्ड करेंगे, एक सर्वर पे एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, कोई भी सर्वर है वो मेरा कोई भी वर्चुअल मशीन जो मैंने क्लाउड पे ले रखी है, क्लाउड पे मैंने बिल्ड करी हुई है, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसे मैं वेब सर्वर बना सकता हूँ। वेब सर्वर का मतलब ये है कि मैं इस पर एक वेबसाइट चला सकता हूँ, मैं एक अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ और उस पर रन करा सकता हूँ, तो वो मेरा वेब सर्वर बोले कहलाएगा। फाइल सर्वर बना सकता हूँ। फाइल सर्वर का मतलब है कि मेरे को कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना है ना, फाइल सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, और तरह के जितने भी तरह के मेरे पास डेटा है, मैं उस वर्चुअल मशीन को डेटाबेस सर्वर भी बना सकता हूँ, बैकअप के लिए भी यूज कर सकता हूँ, लाइक टैली सर्वर, टैली रहना दो, ठीक है, टैली है। डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर एजो रेडी में पढ़ाऊंगा, तब मैं बनाना बताऊंगा। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर बना सकता हूँ। तो ये जो मेरी वर्चुअल मशीन है क्लाउड पे, वो मेरा क्या है, एक तरह से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जिसके की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये है विंडोज 8 2012, और इस केस में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में 2012, 2016, 2018। ठीक है, और क्लाइंट का क्या हो गया? क्लाइंट का मैं एक अपना ऑन प्रेम एनवायरनमेंट से कोई भी एक सर्वर है, उसके लिए जब मैं इसे एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है, एक्सेस जब मैं कर रहा हूं अपने क्लाइंट, ये है मेरा क्लाइंट ओएस, और ये मेरा है नेटवर्क ओएस। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे मेरे आ जाएंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे, और यहाँ पे मेरे ये, ठीक है। बेसिकली जब हम एक्सेस करेंगे तो हम अपने जो पीसी है उसे क्लाइंट ओएस बोलेंगे, और जिसे एक्सेस करेंगे क्लाउड पे वो मेरा होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे तो हम लोग क्या है ना, प्रोसेसर बहुत सिंपल से प्रोसेसर यूज करते हैं। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पे मेरा प्रोसेसर कौन सा होता है? iCore 357 है ना। यस यस। 53 i5 i7 ऐसा यूज होते हैं, बट यहाँ पे हाई कैपेसिटी प्रोसेसर यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं, मोस्टली यूज होता है Xeon प्रोसेसर। इसे याद रखना कि कभी पूछा जाए कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कौन सा ओएस, कौन सा ओएस पे आपने काम किया हुआ है, या कौन सा प्रोसेसर यूज होता है, तो आप बताओगे कि Xeon प्रोसेसर यूज होता है।
ठीक है, तो बिकॉज सर ये Xeon प्रोसेसर जो है ये मतलब ग्लोबली, हाँ मोस्टली ये होता है, ग्लोबली यूज होता है। मतलब एक दो नाम आपको पता होना चाहिए कि ये वाला पर्टिकुलर यूज होता है जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। हम लोग नहीं करते हैं, वो बैक एंड पे यूज होता है ना, एज्योर ही उसे असाइन करता है, जो भी है वो लोग यूज करते हैं उसे। तो बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल प्रोसेसर फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी हाई होती है, तो वी यूज Xeon प्रोसेसर फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एज इट हैज पावरफुल प्रोसेसर एंड हैज गुड स्टेबिलिटी। ठीक है, फ्लक्चुएशंस नहीं रहते हैं, स्टेबल है। तो इसका Xeon प्रोसेसर का फीचर ये हो गए, पावरफुल, क्या विद हाई स्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वर्चुअलाइजेशन का, ये क्लियर है ना? सर इसमें ना एक कंसर्न था। हाँ हाँ बोलो। जैसे हम बात कर रहे हैं क्लाइंट वाली और नेटवर्क ऑपरेटर वाली, तो जब हम लॉगिन करेंगे क्लाउड पे तो हमारा जिस डिवाइस से हम लॉगिन करेंगे वो होगा हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? हाँ और जो भी हमारा क्लाउड पे जो भी जिस भी चीज को हमको एक्सेस करना है तो वो हमारा हाँ, जो भी विंडोज हमने सर्वर बना रखा है वो वेब सर्वर ये VM जो बनाएंगे, 2008-12 हाँ जहाँ पे हम एक्सेस करेंगे अपनी कोई तो वो हम एप्लीकेशन, उसमें डायरेक्ट जाएंगे तो हाँ उसे एक्सेस करेंगे, दिखाएंगे। अभी अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है, ओके ठीक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो बेसिकली क्या होता है वर्चुअलाइजेशन के लिए, अगर मेरे को जैसे मैंने ये बोला कि मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे को एक नेटवर्किंग एस्टेब्लिश करनी है, तो मेरे पास डिफरेंट सर्वर हो सकते हैं। एक वेब सर्वर अलग हो सकता है, एक फाइल सर्वर अलग हो सकता है, डेटाबेस सर्वर अलग हो सकता है। ठीक है, अगर अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल आईटी की जो मैं बात करता हूं, ठीक है, ये ऐसा स्विच है। ठीक है, ये जैसे एक स्विच है, स्विच से डिफरेंट सर्वर आपके कनेक्टेड है, राइट? ये एक टोपोलॉजी है अपनी नेटवर्किंग की। तो उससे क्या रहते हैं, अपने सारे स्विचेस से सारे जो सर्वर हैं वो एक स्विच से कनेक्टेड होते हैं, है ना? ये मैं आईपी एड्रेसिंग जब पढ़ाऊंगा तब और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। स्विच से कनेक्ट होते हैं, बट अगर ये मान लो मेरा एक वेब सर्वर हो गया, एक डेटाबेस सर्वर हो गया, ये सारे अलग अलग हैं, है ना? तो मेरे को अलग अलग कंप्यूट रिसोर्सेज और सारी चीजें मेरे को अलग अलग इसके लिए परचेज करनी रहती हैं, है ना? वहीं पे हमने क्या किया है, वर्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि इंस्टीड ऑफ इंस्टॉलिंग डिफरेंट कंप्यूट रिसोर्सेज लाइक रैम, है ना, और उसकी हार्ड डिस्क और उसका क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, मेरे को अलग अलग नहीं करना। मैंने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन रैक ली, ऐसे समझो, मैंने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन रैक ले ली इसमें। ठीक है, और हाई कॉन्फ़िगरेशन रैक में मैंने क्या किया, एक प्रोसेसर लगाया हाई कैपेसिटी का, जिसे मैंने बोला Xeon। मतलब अभी देखो होता क्या है, जब मैं एक कोई जैसे मैं वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ क्लाउड पे, ठीक है, मैं पोर्टल पे गया, यहाँ पे मैंने स्टेप्स फॉलो करे, वर्चुअल मशीन बना दी। ठीक है,
तो हुआ क्या, जैसे मैंने उस दिन बताया था बैकएंड पे वहां पे डेटाबेस डेटा सेंटर है ना, जहाँ पे भी हम रीजन सेलेक्ट करेंगे वहाँ डेटा सेंटर है। वो डेटा सेंटर में क्या होगा, डेटा सेंटर में हार्डवेयर होगा, डेटा सेंटर के अंदर एक हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर में जाके मेरी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब वो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है तो उसके साथ में ये अक्षत कौन है? आप में से कोई जानता है क्या अक्षत को? नो सर। नहीं सर। हेलो हेलो हेलो। अक्षत अरे आप? सर थैंक यू। नहीं रजत बोल रहा हूँ सर, वो ज्वाइन नहीं हो रहा था मेरे से। ओके 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 ठीक तो है लैपटॉप पे ज्वाइन किया, मोबाइल चल नहीं रहा था। ठीक है, मोबाइल वाला रिमूव कर दीजिए सर। 1 मिनट होल्ड करना। सॉरी कोई आ गया था है ना। तो जब हम वर्चुअल मशीन में क्रिएट करता हूँ तो एक जो डेटा सेंटर जो मैंने रीजन सेलेक्ट किया है उसमें जाके एक हार्डवेयर है, उसमें जाके ये वीएम बनी है। तो वीएम के लिए बैकएंड पे हमें रैम चाहिए, कंप्यूटर रिसोर्सेज के लिए हार्ड डिस्क चाहिए, प्रोसेसर चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि अलग अलग जगह जाके वहाँ पे कोई लैपटॉप रखा हुआ है वहाँ पे जाके वो असाइन हो रही है हमें, है ना। उसकी जगह होता क्या है, एक हाई कॉन्फ़िगरेशन रैक रहेगी वहाँ पे, जिसमें हाई पावरफुल प्रोसेसर रहेगा स्टेबल। जैसे मैं बोलूँगा Xeon प्रोसेसर, ठीक है, Xeon प्रोसेसर हो गया। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी मेमोरी के लिए, रैम के लिए, तो उसकी भी वो भी हाई रहेगी। लाइक इसकी मैंने कह दिया कि जो भी इसकी रैक है उसे, उसके पास 256 GB रैम है, ठीक है। और हार्ड डिस्क के लिए भी इसके पास एक, इस रैक के पास स्पेस अवेलेबल है। ओवरऑल इसकी स्पेस मान लो 20 GB है, 20 TB है, सॉरी TB तो बहुत कम है, 20 इसलिए हार्ड डिस्क, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, विंडो सर्वर 2012 के लिए ये रैक कंफर्टेबल है। अभी क्या है इस रैक में मैं क्या कर, तो ये मेरा क्या हो गया, हार्डवेयर पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है कि मैं इस रैक के साथ में अपने जो मेरे को डिफरेंट सर्वर मेरे अलग अलग कनेक्ट हो रहे थे, मेरे को हर चीज़ अलग चाहिए थी, उसके लिए रैम अलग मेरे को अरेंज करनी थी, हार्ड डिस्क अलग करनी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग करना था, है ना, और प्रोसेसर अलग सेलेक्ट करना था। तो रादर डूइंग दिस वी कैन यूज दिस रैक, दिस इज कॉल्ड 30U रैक। अगर कोई पूछता है कि कौन सी रैक यूज होती है, वर्चुअलाइजेशन के लिए 30U रैक यूज होती है। और एक वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज होता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइज, जो सर्विस प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट है उसका होता है हाइपरवाइजर, ठीक है। और VMware का है अपना ESXi। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं हार्डवेयर में, ये रिसोर्सेज हैं मेरे पास हार्डवेयर में ये वाले, ठीक है, ये हार्डवेयर पार्ट हो गया।
इस हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रहा है। मैं इसी में मैं बैकअप सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ, डेटाबेस सर्वर मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो कैपेसिटी है उसको मैं एज पर यूज डिफाइन कर सकता हूँ, और मेरे को जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को 2 GB रैम चाहिए, ऐसे करके। ये मेरा सैप का हो गया, ये मेरा मान लो कोई HR यूज कर रहा है, HR का हो गया। मतलब डिफरेंट सर्वर डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक जनरल स्टेटमेंट इसका बता दूंगा, वो याद कर लेना, कंसेप्ट में बता रहा हूँ, इतना पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल वो डेफिनेशन याद कर लेना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक बैकअप सर्वर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसी में से बैकअप सर्वर जब मैं बनाऊंगा तो मेरे को इसी से रिसोर्स मिल जाएंगे, जैसा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बैकअप सर्वर हो गया मेरे पास, DB सर्वर हो गया, DB सर्वर। ठीक है, सैप का हो गया, HR हो गया, और डिपेंड ऑन द यूज, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। मेरे को यहाँ पे मान लो 2 GB रैम चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2 GB रैम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकूँ, है ना, जब बना रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेलेक्ट कर सकूँ। हार्ड डिस्क मेरे को कितनी यूज होनी है, लाइक मेरे को यहाँ पे अगर हार्ड डिस्क यूज करनी है मेरे को 256 GB, तो मेरे को हार्ड डिस्क कहाँ से मिल जाएगी, इसके थ्रू मिल जाएगी, है ना, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए कौन कौन से मैंने बताया आपको, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट है, क्या दिक्कत है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है जो सॉफ्टवेयर वो यूज करता है हाइपरवाइजर। ठीक है, और जो VMware है उसका अगर यूज हो रहा है तो ESXi। ठीक है, या VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए। पहला हार्डवेयर पार्ट हो गया, दूसरा जो सॉफ्टवेयर जो कि वर्चुअलाइजेशन कर रहा है, इनको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में एज पर रिक्वायरमेंट इसको डिवाइड कर रहा है, वो हो गया मेरा हाइपरवाइजर या VMware। और फिर मेरे को वो सर्वर मिल जाते हैं जो मेरे को रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन के। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल, ये हो गया मेरा सॉफ्टवेयर पार्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा सॉफ्टवेयर पार्ट। तो बेसिकली अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि वर्चुअलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, एक लाइन में समझाओ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन इज बेसिकली इन्वॉल्व्स वर्चुअल क्रिएशन ऑफ डिफरेंट सर्वर्स इन अ सिंगल हाई कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर विद पावरफुल प्रोसेसर एंड हाई कैपेसिटी रैम एंड रोम। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या है, वर्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या करता है, वर्चुअली क्रिएट करता है मेरे डिफरेंट सर्वर को। ठीक है, कहां से, इन सिंगल हाई कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर। ठीक है, जो मेरी 30U रैक है विद पावरफुल प्रोसेसर, जिसका प्रोसेसर पावरफुल है और हाई कैपेसिटी रैम एंड रोम है, और 30U रैक इज यूज्ड, मोस्टली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, कंपनी कौन कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोवाइड करती है वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर वो हाइपरवाइजर है, और VMware का जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है VMware, उसका VMware एक्सटेंशन बोलते हैं या ESXi बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन समझ में आया। वर्चुअलाइजेशन इज बेसिकली इन्वॉल्व virtual creation of different server in a single high configuration hardware with powerful processor, high capacity RAM and ROM। ठीक है, तो आप ये अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, एक इसकी डेफिनेशन, एक इसका डायग्राम, कौन सी रैक यूज होती है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया वर्चुअलाइजेशन का। यस सर। जी सर। हाँ सर। So basically it depends on the client requirements ना।
क्लाइंट रिक्वायरमेंट मींस मतलब किस चीज के लिए? कोई Means सर्वर sir, की जैसे कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या हमें देने हैं? नहीं, ये जैसे हार्डवेयर पार्ट हो गया, ये तो हमारा एक हो गया कि डिफाइन हो गया ऑलरेडी। अब जैसे इसमें मैं बात करूं, जैसे प्रोसेसर हमारा ऑलरेडी डिफाइन है, उसके जो बाद मैं अगर मैं बता रहा बात हूँ, करूं जो रैक, ये डेटा सेंटर है तो वहाँ किसी पे ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंट रैक रखी हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन हो रखा है। हाई प्रोसेसर, ये जो मेरा डेटा सेंटर यूज आप लास्ट लेक्चर में होगे ना, जब मैंने बताया था कि डेटा सेंटर में हाँ हम जी, लोग है ना, तो डेटा सेंटर बेसिकली हाँ, जहाँ जिन रीजन में बना रखे हैं उनमें उन्होंने जो हार्डवेयर, जब हम कहते हैं डेटा सेंटर तो वो बेसिकली हार्डवेयर है वहाँ पे। और जब मैं यहाँ से कोई वर्चुअल मशीन पोर्टल से बना रहा हूँ तो क्या है, मेरे को वर्चुअल मशीन एज एक लैपटॉप या सर्वर मेरे को मिल जाती है, ठीक है। अब वो सर्वर जो ओके, वहां पे जो सर्वर एलोकेट हो रहा है वो हार्डवेयर पे हो रहा है, वो कौन से हार्डवेयर पे हो रहा है, वो इसी रैक पे हो रहा है ना, जहाँ पे ये हाई हाँ, कॉन्फ़िगरेशन रैक ऑलरेडी है, और मेरे को एक स्लॉट मिल जाएगा, लाइक मेरे को ये वाला स्लॉट मिल गया। तो इसको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? वो यहाँ से मिल रहे हैं, ये हाइपरवाइजर दे रहा है। और हाइपरवाइजर कहाँ से ले रहा है? इसके जो इसके पास टोटल हाँ, कैपेसिटी है ये वाली, ठीक है, इसको वो ये वाली, अलाइन कर रहा है अकॉर्डिंग टू जो मैंने वहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के टाइम पे मैंने जो कंप्यूट रिसोर्सेज सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से मेरे को एक स्लॉट यहाँ पे मिल जाएगा, और मैं अपना कोई भी सर्वर है उसको यूज कर सकता हूँ। तो ये कंसेप्ट है कि हम जब वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो बैकएंड में होता कैसे है, वो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू होता है। ऑन प्रिम में भी वर्चुअलाइजेशन होता है और एज्योर में भी होता है, ठीक है। ऑन प्रिम में भी हम यूज करते हैं हाई कॉन्फ़िगरेशन रैक, और क्लाउड पे भी यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके सर। अब क्लियर है ना? हाँ सर, ठीक है, अगला आता है, देखो ट्रेडिशनल आईटी का तो हम लोग पिछली बार डिस्कस कर ही लिए थे, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशनल आईटी में बेसिकली नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग में स्विच और राउटर से अपनी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, डिफरेंट टाइप के सर्वर हैं। थोड़ा सा पार्ट है वो मैं अभी जब नेटवर्किंग आईपी एड्रेसिंग बताऊंगा ना तब मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो ये वर्चुअलाइजेशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो पूछ लेते हैं कभी कभी। कंसेप्ट पता है, मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, और उसका एग्जाम्पल 30 हो गया और उसके सॉफ्टवेयर ये हो गए। इतने ही आप याद कर लेना, जो मैंने 2 लाइन की डेफिनेशन बताई है और ये वाला टर्म, इससे ज़्यादा इसमें नहीं देना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम, चलो मैं ना एक काम करता हूँ, अभी क्लाउड पे आते हैं ना, टाइप्स ऑफ क्लाउड आप लोगों को पता भी होगा शायद। बता सकता है कौन कौन से क्लाउड रहते हैं? किसी को कोई आइडिया है कि हम कितने टाइप के क्लाउड होते हैं? तो 3 टाइप्स के होता है, 3 टाइप्स के रहते हैं, पब्लिक प्राइवेट, क्लाउड, पब्लिक एंड हाइब्रिड। राइट। तो पहला है अपना पब्लिक क्लाउड, और दूसरा है प्राइवेट क्लाउड, और तीसरा है हाइब्रिड क्लाउड। अब देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। पब्लिक क्लाउड ये ऐसे भी पूछ सकता है, जब इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट प्लीज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्लाउड्स, है ना, या ये पूछ लेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद हाइब्रिड क्लाउड, है ना। या अभी जब मैं ये टॉपिक कवर कराऊंगा तो एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो ऐसे भी पूछ सकता है घुमा के, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड बेसिकली क्या है? क्लाउड में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्लाउड में हम रिसोर्सेज बिल्ड कर रहे हैं अपने एजूर पोर्टल के थ्रू, जो इनके डेटा सेंटर हैं उनमें मेरे को एलोकेशन मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, क्लाउड पे हमने बनाया, है ना, जनरली ये यूज करते हैं। तो पब्लिक क्लाउड बेसिकली क्या है कि जो रिसोर्सेज हम मेरे क्लाउड पर रिसोर्सेज पड़े हुए हैं उन्हें जब हम एक्सेस कर रहे हैं, वो जो टाइप ऑफ क्लाउड है वो डिपेंड करता है कि हम उसे एक्सेस कैसे कर रहे हैं, है ना। डिपेंड ऑन द हम उसे कोई भी रिसोर्स को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ये आपको डिफाइन करता है कि आप कौन सा क्लाउड यूज कर रहे हो। तो अगर मैं पब्लिक क्लाउड की बात करूं, तो अगर मैं कोई रिसोर्स अपना, है ना, जो मेरे को आईटी सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो अगर मैं पब्लिकली कर रहा हूं और ओवर द इंटरनेट, पब्लिकली का मतलब ओवर द इंटरनेट यूज कर रहा हूं,
तो क्या हो गया, प्राइवेट क्लाउड सॉरी पब्लिक क्लाउड इज क्या है, द रिसोर्सेज वी वांट टू एक्सेस फॉर एनी आईटी सॉल्यूशन दैट कैन बी अवेलेबल पब्लिकली और दैट कैन बी एक्सेस्ड पब्लिकली बाय एनीवन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट कोई भी एक्सेस कर सकता है पब्लिक क्लाउड की क्या कहते हैं रिसोर्सेज, और ओवर द इंटरनेट कर सकता है और पब्लिकली यूज कर सकता है। तो उसका अगर मैं करूं बात पब्लिक क्लाउड का, तो 3 टर्म आए अपने पास। एनीवन कैन एक्सेस ओवर द इंटरनेट, एनीवन कैन एक्सेस क्या, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द आईटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपनी डेफिनेशन बनेगी पब्लिक क्लाउड की, the resources we want to access for any IT solution can be accessed publicly over the internet in public cloud and that can be accessed by anyone। ठीक है, तो हम जो रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं पब्लिक क्लाउड में वो हम ओवर द इंटरनेट कर सकते हैं और कोई भी उन्हें अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। वहीं पे अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करें, तो यहाँ पे अगर पब्लिक क्लाउड की बात करें उसका एग्जाम्पल लें तो google.com है ना। तो google.com क्या हुआ, मेरा पब्लिक क्लाउड हुआ, कोई भी एक्सेस कर पा रहा है। या जितनी भी आप वेबसाइट यूज करते हो, वेब सर्वर यूज करते हो, वेबसाइट बेसिकली वेब सर्वर पे बनी होती है। ठीक है, तो google.com हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जो भी हम पब्लिकली यूज कर रहे हैं वो मेरा पब्लिक क्लाउड है। अब आता है प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड है द रिसोर्सेज वी वांट टू एक्सेस फॉर एनी आईटी सॉल्यूशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस पब्लिकली ओवर द इंटरनेट, दोस कैन बी accessed internally within any single organization over the intranet। ठीक है, पब्लिक क्लाउड में था anyone access over the internet, यहां पे क्या है, कैन नॉट बी accessed over internet। स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो एम्प्लॉइज हैं, है ना, उनको ही एक्सेस होगा और वो भी ओवर द इंटरनेट होगा। इट कैन बी एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट विद इन एनी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, आप जैसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, तो आप देखोगे कि अगर आप अपना लैपटॉप पे घर पे उठाओगे और विदाउट वीपीएन कनेक्ट अगर आप ट्राई करोगे अपने कोई भी जो आप अपनी कुछ वेबसाइट है जो आप ऑफिस में एक्सेस कर रहे हो, वो आपकी वेबसाइट घर पे आपके ओवर द इंटरनेट नहीं चलेगी। वो जब आप इंटरनेट में लैन लगाओगे या वाईफाई से कनेक्ट करोगे जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो तभी वो एक्सेस होगी। तो ये मेरा हो गया प्राइवेट क्लाउड। क्लियर है ना ये? जी सर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने बोली है, वो लिख लेना वैसे ही और याद कर लेना, है ना, पूछा जाता है ये। अब आता है मेरा हाइब्रिड क्लाउड। नंबर 3 है मेरा हाइब्रिड क्लाउड। ये थोड़ा सा ना आज वाला लेक्चर इसलिए थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। धीरे धीरे हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल होगा, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, अगले मॉड्यूल का प्रैक्टिकल रहेगा, तो बहुत ज़्यादा सिंक में रहेंगी चीज़ें। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए, है ना, ये प्रैक्टिकली कहीं यूज में नहीं आएंगे, बट थ्योरेटिकली इंटरव्यू के लिए ही है बस। हाइब्रिड क्लाउड इज द बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, कैसे पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का कैसे कॉम्बिनेशन है कि हम इसे पब्लिकली हम इसे पहले तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन ऑर्गेनाइजेशन ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और मैं बाहर से भी उसे एक्सेस कर सकता हूं
बट उसके लिए मेरे को एक वीपीएन से कनेक्टिविटी चाहिए होगी। फिर मैं क्या होऊंगा, मैं ऑफिस के इंटरनेट पे आ जाऊंगा। इंटरनेट में यूज कर रहा हूँ कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक, बट मैं उस इंटरनेट पे आ गया, तब मेरा वो मेरे उनको जो भी रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, है ना, जो भी सॉल्यूशन आईटी के एक्सेस करने हैं, वो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो मेरे को एक्सेस कहाँ से मिला, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओवर द इंटरनेट भी मिल गया और पब्लिकली एक्सेस मिला, बट ओवर द वीपीएन मिला। तो ये हो गया मेरा पब्लिक प्लस प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइब्रिड क्लाउड ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगा आपको एक्सेस हाइब्रिड क्लाउड का, है ना। ज्यादातर जो जनरली लोग यूज करते हैं वो पब्लिक ही क्लाउड यूज करते हैं, है ना। हम लोग जैसे घर से काम कर रहे हैं, तो हम लोग हाइब्रिड क्लाउड में आएंगे कि हम वहाँ ऑफिस में जाके भी हम काम कर रहे हैं और घर से भी काम कर रहे हैं। घर से हम काम कर रहे हैं तो हम एक वीपीएन से कनेक्ट हो जाते हैं बाय इंटरनेट पे आ जाते हैं, तो वो सिक्योर कनेक्शन रहता है। और उसको जो मॉडल होगा वो बोलते हैं हम हाइब्रिड क्लाउड। इसमें क्वेश्चन होता है, वो पूछता है कि सपोज एनीवन इज एक्सेसिंग देयर रिसोर्सेज within any organization and also he is using the resources over the internet. He is connecting to the internet of his organization. So what model is it? तो आप बोलोगे this is the combination of the public and private cloud and known as hybrid cloud. Because in public cloud only public access is there over the internet, and in public cloud only the private access is there within the organization over the internet. But because he is using the both services, he is accessing his services over the internet in the organization and outside the organization with the help of the VPN. So it is the hybrid cloud model. ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड आपको समझ में आ गया? यस सर। तो इसमें अगर थोड़ा सा मैं और ब्रीफ में जाना चाहूँ, इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैं कहूँगा देखो पब्लिक क्लाउड, देखो इसमें हमें कोई कॉस्ट देनी नहीं पड़ती है ना। कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। google.com मैंने जब भी यूज किया, मेरे को कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी उसकी कि मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ रही हो, है ना। बट प्राइवेट क्लाउड में मेरे को थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी इंटरनेट वगैरह एक्सेस करने के लिए, है ना। इंटरनेट चलाना है मेरे को, अलग से एक नेटवर्क चाहिए। तो मेरा, और दूसरी चीज अगर मैं कंपेयर करूं पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड में, तो कौन सा क्लाउड ज्यादा सिक्योर है? प्राइवेट क्लाउड ज्यादा सिक्योर प्राइवेट क्लाउड, है ना। प्राइवेट क्लाउड है। और तीसरा, अगर इसी की बात करूं, देखो पहला अगर मैं डिफरेंस एक और लेके चलूं, तो पब्लिक क्लाउड मेरा हो गया नो कॉस्ट इन्वॉल्व, नो मेंटेनेंस, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड के लिए क्या हो गया, मोर सिक्योर, पब्लिक क्लाउड। और हाइब्रिड के लिए क्या हो गया, ये क्या है, पॉलिसी ड्रिवन है, पॉलिसी ड्रिवन। क्योंकि इस पैसे आपको पॉलिसी के हिसाब से आपको एक्सेस मिलेगा। तो दूसरा क्या है, ये थोड़ा सा क्या है, अगर मैं बात करूं इससे, ये लेस कॉम्प्लेक्स है ना, लेस कॉम्प्लेक्स। प्राइवेट क्लाउड क्या है, कस्टमाइज्ड है। और जो मेरा हाइब्रिड क्लाउड है, उसमें क्या है, सिक्योरिटी रिस्क मेरे मिनिमम है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट बनते हैं जो हमें पता होने चाहिए पब्लिक क्लाउड के और इसके, पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड के।
इसमें देखो ज्यादा, उसमें केवल आप डेफिनेशन रखो और एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो कि कोई भी एप्लीकेशन मेरे को अगर मैं ओवर द इंटरनेट और ओपन टू ऑल है, एनीवन कैन एक्सेस है, तो वो है मेरा पब्लिक क्लाउड। एग्जाम्पल google.com, flipkart.com। प्राइवेट क्लाउड है, द रिसोर्सेज कैन बी accessed over the internet within the organization and not accessible for publicly over the internet। ठीक है, ये याद कर लो। और hybrid cloud is the combination of public cloud and private cloud, as the user can access the application or resources within the internet over the within the internet within the organization, and over the internet via VPN he can connect to the intranet of his organization, so it is the hybrid cloud। ठीक है, इतनी याद रखो, इतनी काम आएगा इसमें। बोर तो नहीं होगा आप लोग? नहीं नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ नहीं समझ सर। में आ रहा। हाँ ठीक है, देखो एक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये लोग कभी कभी पूछ लेते हैं। OSI क्या कहते हैं, दो चीजें अभी बची हुई हैं थ्योरी में इसकी। एक तो ये क्वेश्चन बहुत जनरली ये लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IAS, PAS एंड SAS, है ना। IAS का मतलब होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, PAS का मतलब वो PAS होता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है SAS। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है IT में, इंटरव्यू में काफी जो बेसिक से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यही पूछते हैं। जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया, है ना, फिर उसने पूछ लिया कि क्लाउड के टाइप बता दो कि क्लाउड के टाइप कौन से होते हैं, हाइब्रिड क्लाउड के बारे में पूछ लिया, एक कोई एग्जांपल दे दिया, आपसे बोल दिया कि ये कौन सा क्लाउड है, ठीक है। फिर उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IAS, PAS एंड SAS, या ये पूछा कि आपने IAS पे काम किया है या PAS पे किया है, तो आप बताओगे कि देखो मैंने ऐसे ऐसे किया है, जो आगे मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा अच्छा ठीक है बताओ डिफरेंस बताओ, IAS, PAS और SAS में क्या डिफरेंस है और कौन सी सर्विसेज होती हैं ये। तो IAS, PAS और SAS में आप बस आपको याद रखना पड़ेगा, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन डेटा रन टाइम, मिडलवेयर भाई छोड़ भी सकते हो, एप्लीकेशन डेटा रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये आपको याद करना पड़ेंगे टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 याद कर लोगे। एप्लीकेशन डेटा रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ठीक है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था पिछली बार का लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को अगर कुछ डिप्लॉय करना है, मेरे को अपना जो रिक्वायरमेंट है ना, जो जो उसके लिए मेरे को एक नेटवर्क, पहले मेरे को स्पेस चाहिए होगी, फिर मेरे को डिवाइसेस चाहिए होंगी, है ना, सर्वर चाहिए होंगे, स्टोरेज चाहिए होगा, और Yes. सर्वर को कनेक्ट करने के लिए मुझे नेटवर्किंग पार्ट भी करना पड़ेगा, है ना, ये बताया जी। था ना। तो अब मेरे पास सर्वर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, और क्योंकि मैं अब थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पहले के ज़माने का हूँ, मैं अभी करंट एज का हूँ, तो मैंने उसे वर्चुअलाइज्ड भी कर रखा है अपने एनवायरनमेंट को थ्रू वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस, है ना। फिर क्या होता है, फिर रन टाइम आता है, डेटा मैं उसमें सेव करता हूँ अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, और जो मेरे पास एप्लीकेशन है वो मैं उसे इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद कर लो, नहीं तो पहला लेटर याद कर लो ADR V, ये तो याद ही हो जाएगा, VSSN, तो वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग। तो जब वो पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रेम एंड IAS, PAS एंड SAS, तो आप बताओगे कि इन ऑन प्रेम वी manage all the factors like application data runtime, operating system, virtualization, server, storage and networking, all the things we need to manage। सर्वर अगर है मेरे को देखना है, वर्चुअलाइजेशन मेरे को कराना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, कौन सा सर्वर को मेरे को करना है, स्टोरेज कितना चाहिए, भर गया आगे बढ़ाना है, उसको एक्सटेंड करना है, नेटवर्किंग पार्ट मुझे देखना है, ठीक है। कौन डेटा, उसका डेटा लॉस नहीं हो रहा, डेटा प्रोटेक्ट है, कौन क्या रिक्वायरमेंट है डेटा की, एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, एप्लीकेशन का अपडेट आ रहा है उसे अपग्रेड करना, ये सारी चीजें
हम देखते हैं, ठीक है। बट आईएएस की बात करें तो आईएएस में जो मैंने बताया था ना, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। हार्डवेयर लेवल पे जितने भी काम होते हैं हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो डेटा सेंटर के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एजोर कर देगा या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो कर देगा। लेकिन जो ओएस है ना, ओएस हमें मैनेज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पैचिंग होती है, अपग्रेड होता है ना ओएस, जैसे अपने मैंने बताया था कि पैचेस आते हैं तो मोबाइल में, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो हमने सर्विस बिल्ड कर ली, मैंने पोर्टल के थ्रू वर्चुअल मशीन किसी रीजन में बना ली और वो किसी डेटा सेंटर में जाके, है ना, वो किसी डेटा सेंटर में जाके बन गई मेरी वर्चुअल मशीन। उसके लिए मेरे को नेटवर्किंग के लिए मुझे स्विच नहीं लगाने पड़े, मेरे को सर्वर नहीं लाने पड़े, है ना, मेरे को स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेटवर्किंग नहीं करी, वर्चुअलाइजेशन भी नहीं किया मैंने। यहाँ पे मेरे को वर्चुअलाइजेशन के लिए हाइपरवाइजर या वीएमवेयर यूज करना पड़ रहा था, है ना। वाली स्लाइड अच्छा मैंने हटा दी वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नहीं करा ये सारी चीजें, बट हाँ अब मेरे को जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सी एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल करूंगा, है ना, उसमें कौन सा मेरे पास जो सर्वर मेरे को मिल गया उसमें क्या क्या डेटा होगा, है ना, उसका ओएस जो है ना, उसका जो अपडेट आएगा उसे मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में देखनी पड़ती हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का सबसे बढ़िया एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एजोर, एडब्ल्यूएस, ये सारी चीजें आईएएस पे ही हैं, ठीक है। अभी आते हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगर मैं देखो बात करूं आईएएस की, तो इसमें देखो अमेजोन है, एजोर है, गूगल, मतलब जितने भी क्लाउड सर्विसेज हैं बेसिकली आईएएस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सर्विसेज हैं पैस की, वो भी प्रोवाइड करते हैं। पैस का मतलब क्या है, पैस में आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, मतलब आपको रन टाइम और ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं देखना, है ना, केवल आपको जो एप्लीकेशन है यूज करनी है, केवल आपको वो इंस्टॉल करनी है, आपको पूरा बना ओएस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, रन टाइम भी आपको मिल जाएगा, और मैनेज आपको नहीं करना है। तो कुछ एप्लीकेशन होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, पैस, है ना, गूगल ऐप इंजन है, जहां पे आपको मतलब वो सॉफ्टवेयर तक आपको मिल जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तक आपको मिल जाते हैं, आपको ओएस की जरूरत नहीं है, केवल आप जस्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और अपना डेटा मैनेज करो और एप्लीकेशन मैनेज करो, है ना। बैक एंड पे आपको ओएस रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सर्वर नहीं लगाना, जस्ट आपको लॉग इन करना है और अपनी एप्लीकेशन का यूज करना है। तो इसे बोलते हैं ना AWS इलास्टिक, बीनस्टैक एंड गूगल ऐप इंजन, है ना, एडो कॉमर्स। तो ऐसे ही आप और भी सर्च करना पैस में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, है ना। अभी आपकी पैस में आपको जो अपनी एक वो है ना 365 ऑफिस Office 365, 365. हाँ वो भी अपनी उसमें आएगी। सैस में आपको क्या है, सैस में जैसे पहले ही बता देता हूँ आपको, जैसे आपकी एक जीमेल है ना, आपको क्या था कि आपको एक अपनी जीमेल एक मेल आईडी क्रिएट करनी थी, तो उसके लिए आपने क्या किया, सर्वर थोड़ी ना खरीद के लाए थे, ना उसका वर्चुअलाइजेशन किया था, ना नेटवर्किंग की थी, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, बैक एंड पे जहाँ पे जीमेल चल रही है वो एक सर्वर पे चल रही है, और आपको एक उसका अकाउंट, एक आपको लॉगिन दे दिया गया है ना, उस एप्लीकेशन का। तो आपको क्या, आपका काम पूरा हो गया, आपने ना ही कोई जीमेल इंस्टॉल किया, है ना, आपने ऐसा नहीं किया कि आपको एक सर्वर था, या आपने अपने मोबाइल में भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी जीमेल के लिए स्पेशली, है ना, कि वो केवल उस, वो भी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो तो उन्हीं ने आपको प्रोवाइड करी है ना, आपको अलग से कोई एप्लीकेशन उसे बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो बैक एंड पे वो सारा डेटा भी मैनेज कर रहे हैं, आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टोरेज पार्ट अपना लाना पड़ रहा हो, है ना, आपका डेटा मतलब अगर बढ़ रहा है तो आपको एक्सटेंड करना पड़ रहा हो, ऐसा भी नहीं है। मतलब कि बनी बनाई चीज आपको मिलेगी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। आप उस सॉफ्टवेयर, आपको उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वो आपको इंस्टॉल करके उसे यूज करना है बस, वो होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो आपको ये टर्म याद रखने पड़ेंगे, और आपको जब वो पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑन प्रीम में मैं ये जो भी नाम मैंने लिए वो सारे यूज करता हूँ। फिर आपको बताना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में मैं वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग पार्ट नहीं मैनेज करता हूँ, वो करे, है ना,
तो वो कौन मैनेज करेगा? वो अदर मैनेज की जगह एक क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा, और बाकी एप्लीकेशन डेटा वगैरह को हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को मेरे को मैनेज करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मैं केवल एप्लीकेशन और डेटा मैनेज करता हूँ, रेस्ट ऑल बाई मैनेज बाय द क्लाउड। एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में मेरे को कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता, जस्ट मेरे को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसको यूज़ करना है। ठीक है, आईएएस में हाँ देखो, पैस में एक और है, गिटहब है, कुबरनेटिस है, डॉकर है ना। इसमें भी आपको क्या होगा कि आपको अपनी केवल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डेटा मैनेज करना पड़ेगा, बाकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी मैनेज नहीं करना है आपको, है ना, कुबरनेटिस वगैरह में। सैस हो गया मेरा गूगल, जीमेल, डोमेन सर्विस है आजकल नहीं आ रहा, गोडैडी है। आपको क्या करना है, आपको अगर अपनी वेबसाइट बनानी है, आपको लॉग रजिस्टर कराना है और आप अपनी वेबसाइट यूज करो, आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे आपने ईमेल आईडी में रजिस्ट्रेशन कराया था, वैसे ही आपको अपनी वेबसाइट रजिस्टर करानी है। बैकएंड पे सारा ओएस मैनेज हो रहा है, डेटा सारा मैनेज कर रहे हैं वो लोग। तो ये अपना डिफरेंस है आईएएस, सैस और पैस में। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसे अपने नोट्स में कर लेना। लास्ट आता है, ये एक्चुअली क्या है ना कि जो अपने रिसोर्सेज हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो मैंने लिस्ट आपको बताई थी कि हम लोग काम करेंगे, वर्चुअल मशीन बनाएंगे, है ना, ऑटोमेशन पार्ट देखेंगे, लोड बैलेंसर बनाएंगे, ट्रैफिक मैनेजर, स्टोरेज, माइग्रेशन करेंगे। डिफरेंट रिसोर्सेज जो हम बनाते हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशन पे यूज होते हैं, तो कभी कभी पूछ लेता है। जैसे लोड बैलेंसर में वो पूछता है कि लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे में क्या डिफरेंस है ना। एप्लीकेशन गेटवे कौन सी लेयर पे काम करता है, लोड बैलेंसर कौन सी पे करता है। तो उस टाइम पे जब आप बोलोगे कि लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि ओएसआई मॉडल में कौन कौन सी लेयर होती हैं। ठीक है, तो ये लेयर हमें याद होनी चाहिए, कोई डिटेल नहीं चाहिए, केवल आपको एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, इनके नाम पता होने चाहिए। तो इसे आप याद कर लेना कि कभी अगर पूछा जाए तो नहीं बता पाए तो बहुत बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि एज अ आईटी इंजीनियर और मतलब आप लोग सारे एक्सपीरियंस के हैं, और अगर आपसे पूछा, ये तो बेसिक है, शायद हम लोगों ने बीटेक थर्ड ईयर में आया था ये, है ना, तब वो ऐसा ही मॉडल पढ़ा था, बट याद नहीं रहता है और ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, ये अपना जो बेसिक थ्योरी पूछी जाती है स्टार्टिंग में, 2-3 क्वेश्चन ये लोग करते हैं, वो पार्ट हो गया अपना कंप्लीट। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? आप लोग नोट्स बना लेना सारे, ठीक है, क्लियर है ना सारी चीजें? मैं आप लोगों को समझा पाया ना ठीक से? सर ये इसमें ना बस एक ये मिडिल वेयर वाले का फंक्शन थोड़ा सा बताएंगे? मिडिल वेयर का मुझे देखना पड़ेगा यार, मैंने सही में मैंने अभी जितने भी लेक्चर लिए ना, मैंने देखा नहीं है मिडिल वेयर का। मैं बता दूंगा देख के, ठीक है। वो एक्चुअली ना ठीक ठीक। ऑलरेडी कितने सारे कंपोनेंट हैं, वो इंटरव्यू के लिए बताना पड़ेगा, उसमें कोई मिडिल वेयर में आपको कुछ उसमें वो नहीं करना है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। कि मैंने बोला कि इतनी आप 8 वैसे ही उन्हें बता दोगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप मिडिल वेयर बता रहे हो नहीं बता रहे हो। ठीक है, ठीक है बाकी अगर आप इंटरेस्ट हो तो मैं बता दूंगा। ठीक। ठीक है, अभी देखो मैं आपको ना एक वर्चुअल मशीन, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये है ना, जब भी हम कोई भी रिसोर्स बनाते हैं, ठीक है, रिसोर्स का मतलब वर्चुअल मशीन हो गई, जो भी एप्लीकेशन, जो भी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना, सिक्वल डेटाबेस है, वर्चुअल मशीन है, लोड बैलेंसर, स्टोरेज है, वर्चुअल नेटवर्क है, कुछ भी बनाना है तो हमें एक, सबसे पहले मेरे पास एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप बेसिकली अगर देखा जाए तो रिसोर्स ग्रुप क्या है? रिसोर्स ग्रुप को अगर मैं डिफाइन करूं तो रिसोर्स ग्रुप इज बेसिकली अ कंटेनर दैट होल्ड्स रिलेटेड रिसोर्सेज फॉर एन एजोर सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे को, मैं जो रिसोर्सेज बना रहा हूँ किसी, कोई मेरे कोई मोटिव होगा, कोई डायरेक्टिव है कि भाई मेरे को ये अचीव करना है ना। तो उसके बाद मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, वर्चुअल मशीन में मैं और भी
मतलब और भी फीचर होते हैं वो मैं यूज करूंगा, या मैं 2 वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा, उसमें कनेक्टिविटी दूंगा, लोड बैलेंसर क्रिएट करूंगा, है ना, टू फाइंड मेरे को जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरे को मीट हो जाए। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है, या मेरे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है मैं उसमें बना दूं, डिपेंड करता है कि मेरे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप में बनाना है कि नहीं बनाना है। आगे धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। बेसिकली आप अभी ये समझ लो कि रिसोर्स ग्रुप इज बेसिकली अ कंटेनर दैट होल्ड्स रिलेटेड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एन एज़्योर सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया? अब जैसे मैं अभी आपको बताऊं, मैं रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ, ठीक है, ये अपना पोर्टल है एज़्योर का, मैं रिसोर्स ग्रुप में गया, मैंने एक वर्चुअल मशीन पिछली बार भी दिखाई थी, मैंने एक बना के रखी है। तो बेसिकली मैं मेरे को वो कहाँ मिलेगी, ठीक है, मैं रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ, तो मेरे पास एक रिसोर्स ग्रुप है जो मैंने बना के रखा हुआ है। देखो रिसोर्स ग्रुप में जाऊंगा तो ये सारे रिसोर्स ग्रुप दिखाएगा, वर्चुअल मशीन में जाऊंगा सारी वर्चुअल मशीन दिखाएगा। माई न्यू पीसी ग्रुप, ऐसे मैंने एक रिसोर्स ग्रुप का नाम दिया था और मैंने उसमें एक वर्चुअल मशीन बनाई थी, तो वो रिसोर्स ग्रुप में जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो सारे उस रिसोर्स ग्रुप में दिखाई देंगे। तो रिसोर्स ग्रुप क्या है? रिसोर्स ग्रुप इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स ऑल द रिलेटेड रिसोर्सेज टू अचीव अ एज़्योर सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरे इस रिसोर्स मेरे एक वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन पे एक आईपी है ना, एक एनएसजी रूल लगा हुआ है और एक ये क्या कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जितने भी ये यहाँ पे एक डिस्क है स्टोरेज की, ये सारा आपका रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो रिसोर्स ग्रुप हम क्रिएट कैसे करते हैं? देखो रिसोर्स ग्रुप का, अगर जैसे आपने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, रिसोर्स ग्रुप में जाओगे, यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन, क्रिएट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन पूछेगा, जो अभी आपका आप लोगों ने बनाया हुआ तो वो फ्री ट्रायल आएगा, 1 महीने बाद फिर आप उसको क्या कहते हैं पे एज यू गो हो जाएगा। तो रिसोर्स ग्रुप का मैं कोई नाम दे दूंगा, माई फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। और मेरे को कौन से रीजन में रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है, तो मेरे को जौन से रीजन में रिसोर्स ग्रुप बनाना होगा मैं बताऊंगा कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक मेरे को अगर ऑस्ट्रेलिया में बनाना है, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में, तो मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ईस्ट सेलेक्ट किया, यानी कि मेरे जितने भी रिसोर्सेज बनेंगे अब वो इसी रीजन में बनेंगे, है ना, इसी रिसोर्स ग्रुप में बनेंगे और इसी रीजन में बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेरा रिसोर्स ग्रुप ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में और मेरा रिसोर्स में क्रिएट करना चाह रहा हूँ सेंट्रल यूएस में, ऐसा नहीं होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे रिसोर्स बनाना है। यहाँ पे जब मैं रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस रीजन में जो डेटा सेंटर है एज्योर का एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में, मेरे रिसोर्सेज बैक एंड पे वहां पे जो डेटा सेंटर है उसके अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है वहां पे एलोकेट होंगे। समझ में आया? ठीक है, अभी हम यहाँ पे रिव्यू प्लस क्रिएट कर दो और यहाँ क्रिएट कर दो, तो मेरा ये एक रिसोर्स ग्रुप बन गया, माई फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप। अब ये अगर मैं बना हुआ छोड़ देता हूँ, है ना, तो इसका कोई कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होता, मेरे पे कोई भी इसका बिल जनरेट नहीं होगा, रिसोर्स ग्रुप का कोई कॉस्ट नहीं होता है ना। बट जो इसके अंदर मैं रिसोर्सेज बनाऊंगा, एक वर्चुअल मशीन, लोड बैलेंसर, जो भी मैं रिसोर्स बनाऊंगा उसका कॉस्ट आएगा, ठीक है। अभी देखो इस रिसोर्स ग्रुप में कुछ भी, है ना, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अब मैंने अभी केवल रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया और ये मेरा पहले वाला वर्चुअल मशीन थी और भी बहुत सारी चीजें थी, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। वो चीजें कैसे आती हैं, कौन, जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं साथ में क्या क्या क्रिएट होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली अब मेरे को एक रिसोर्स को बनाना है, तो मैं कौन से रीजन में बनाऊंगा, मैं पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए
पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो मेरे रिसोर्स एक्सेस करेंगे जो यूजर, वो कौन से रीजन से एक्सेस कर रहे हैं। लाइक अगर मेरे मोस्टली यूजर ऑस्ट्रेलिया के हैं और मैंने यूएस में बना दिया या जापान में बना दिया तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। तो हमें एज पर द रिक्वायरमेंट मेरे जो यूजर हैं वो कहाँ के हैं, है ना, वो हम चेक करेंगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मेरा रिसोर्स ग्रुप कहाँ पे मेरे को बनाना है। ये हम इसलिए चेक करते हैं कि हम बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं, हम लेटेंसी चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेटेंसी चेक कर रहे हैं क्योंकि अगर मेरा यूजर ऑस्ट्रेलिया में है, किसी कोई मान लो कोई आपके पास क्लाइंट आया और उसने बोला कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशंस है मेरे, उसमें मेरे को आपको डिप्लॉयमेंट करनी है, ये चीजें हैं, ये रिसोर्सेज आपको क्रिएट करने हैं, तो आप डेफिनेटली है कि आप ऑस्ट्रेलिया में बनाओगे, है ना, ऑस्ट्रेलिया में बनाओगे, यूएस में नहीं बनाओगे। अब क्या है दूसरा, पहला तो हमने लेटेंसी के ऑन बेसिस ऑफ द लेटेंसी, मैं 5 मिनट और लूंगा यार, है ना। तो पहला तो मैंने एक लेटेंसी के बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि रिसोर्स ग्रुप कहाँ बनाना है। और दूसरा लाइक अब मेरे को अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया में बनाना है तो ऑस्ट्रेलिया मान लो 2 रीजन है, यूएस में बनाना है या इंडिया में बनाना है तो इंडिया में 3 रीजन है, सेंट्रल वेस्ट और एक सेंट्रल इंडिया है, ईस्ट इंडिया है और एक वो है वेस्ट, एक मिनट रुकना, साउथ है सर। हाँ साउथ, सेंटर साउथ और वेस्ट, ठीक है। अब मैं वहां इन तीनों में मेरे पास ऑप्शन है ना कि मैं भाई कौन सा लूं, ठीक है। तो इन तीनों में जो रिसोर्सेज आपके आप एजूर कैलकुलेटर आपकी इन तीनों में सबसे कम, फिर से अगर जो लेटेंसी कम है या आपका जो कॉस्ट कम है उस हिसाब से आप बोल सकते हो। लेटेंसी के लिए आप चेक कर सकते हो ना एजूर रीजन में कैसे कैसे लेटेंसी आ रही है, लाइक ये कोई कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, azurespeed.com अपने आप आ जाता है, ठीक है। लेटेंसी जब वहाँ डालो गूगल में तो आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो अभी ये 2 सेलेक्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल और ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंट्रल इंडिया, मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरा ठीक है ग्रीन वाला मेरा सेंट्रल इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल है मेरा येलो वाला। अभी मैं इंडिया से चेक कर रहा हूँ तो देखो ज़्यादा जहाँ जहाँ है ना मेरे को ना लेटेंसी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मिल रही है ना, इंडिया में कम है क्योंकि मैं इंडिया से चेक कर रहा हूँ। तो मैं अगर मैं इंडिया की सर्विसेज के लिए रिसोर्स ऑस्ट्रेलिया बनाऊंगा तो बिना बात में मेरे को इतनी लेटेंसी मिलेगी ना, इससे अच्छा मैं इंडिया का इंडिया बनाऊं। अब बात आती है कि इंडिया में बनाना है तो इंडिया में कौन सा रीजन में सेलेक्ट करूं, तो मैं इंडिया में कंपेयर कर लेता हूं फिलहाल, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया। साउथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी देखो साउथ इंडिया में कोई लेटेंसी नहीं दिख रही है। इन तीनों में देखो ना कौन सा है, ये सेंट्रल इंडिया येलो, वेस्ट इंडिया है ना, ऑस्ट्रेलिया तो हटा ही दिया था हमने। तो वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया ग्रीन वाला है ना, ये वाला है सबसे कम। सेंट्रल इंडिया का सर सबसे कम है। ये चेंज होता रहता है बेसिकली ना, अगर ओवरऑल आप एवरेज देखो
हाँ सेंट्रल इंडिया में बनाऊंगा। अभी क्या है, एक एक फैक्टर, एक तो ये होगी लेटेंसी वाली, है ना, लेटेंसी और लोकेशन ऑफ कस्टमर, है ना, लोकेशन ऑफ। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरे जो रिसोर्सेज है, मुझे पता है कि ये रिसोर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ऑन बेसिस ऑफ हम ये कंपेयर कर सकते हैं एजोर प्राइसिंग कैलकुलेटर से, है ना। एजोर प्राइसिंग कैलकुलेटर होता है, वो मैं अलग से लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बता रहा हूँ बस। एजोर प्राइसिंग कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन से रिसोर्स ग्रुप में, जो मेरे को पता है कि यही मेरे को रिसोर्स बनाने हैं, तो कौन से रिसोर्स ग्रुप में इस पर्टिकुलर रिसोर्स को अगर मैं कॉस्ट ऐड करूं, मतलब सबका कंबाइन करूं, तो किसकी कॉस्ट कम आती है ना। अगर मैं सेंट्रल इंडिया में बना रहा हूँ तब कॉस्ट कम आ रही है। मान लो मेरे को 10 रिसोर्स बनाने हैं, उन 10 का मैं चेक कर लूंगा सेंट्रल इंडिया में कॉस्ट कितना आ रहा है, और मैं चेक कर लूंगा कि साउथ इंडिया में कौन सा आ रहा है, तो या तीनों में चेक कर लूंगा। अगर मेरे को इंडिया में बनाना है, मैं तीनों में कॉस्ट चेक करी, सबसे कम कॉस्ट इसमें आई, और लेटेंसी के बेसिस पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मेरा ये वाला फाइनल है कि इस रीजन में मेरे को बनाना है, ठीक है। बट ये सारी चीजें इंटरव्यू के लिए हैं, जब वो पूछता है कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है या रिसोर्स ग्रुप आप कैसे सेलेक्ट करते हो रीजन, तो आप ये सारी चीजें उसे बताओगे, है ना। हर एक चीज के लिए, है ना, 2-2 लाइन का ही आंसर आप अपना जो नोट्स बनाओगे, तो उसमें जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 या 3 लाइन से ज्यादा का नहीं आएगा किसी में, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप की डेफिनेशन, रिसोर्स ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, रिसोर्स ग्रुप का अगर कॉस्ट तो पूछेगा भाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है रिसोर्स ग्रुप की, नहीं होती कॉस्ट इन्वॉल्व, अगर उसमें अंदर रिसोर्स है तो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। और जब हम बनाते हैं वो लेटेंसी चेक करते हैं, है ना, और कस्टमर लोकेशन के हिसाब से हम रीजन सेलेक्ट करते हैं कि कौन से जियोग्राफिकल लोकेशन में मुझे बनाना है ना। उस जियोग्राफिकल रीजन में मैं लेटेंसी चेक करता हूँ, कॉस्ट चेक करता हूँ रिसोर्स, उसके बाद फाइनली डिसाइड करता हूँ कि कौन से रीजन में मैं रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा। बट आइडियली जब आप कहीं जॉब लेते हो ना, और आपके पास आता है, तो ऑलरेडी ना ये सारी चीजें बनी हुई होती हैं, आपको केवल रिसोर्स ग्रुप बना हुआ होगा, और आपको बताया जाएगा कि इस रिसोर्स ग्रुप में इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ये रिसोर्स बनाना है। इतना दिमाग नहीं आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। वो ऑलरेडी सेट होता है कहाँ पे बनाना है कहाँ पे नहीं बनाना है, ये सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी रिसोर्स ग्रुप में, कोई भी मतलब जितने भी रिसोर्स हैं, है ना, लास्ट पॉइंट है रिसोर्स ग्रुप का, जब भी हम रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करेंगे तो इसके अंदर जितने भी रिसोर्स होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे एक बार में, ठीक है। अगर मैं मेरे पास जैसे ये वाला रिसोर्स ग्रुप है, इसमें तो कोई है ही नहीं, इस वाले में मैं जाऊं अगर, तो ये कुछ रिसोर्सेज अंदर पड़े हुए हैं, तो इसे मैं 1 बाई 1 भी डिलीट कर सकता हूँ, है ना। इसे मैं 1 बाई 1 भी डिलीट कर सकता हूँ एक एक करके। और मेरे को अगर ये पूरे ही हटाना है तो मैं डायरेक्ट ना रिसोर्स ग्रुप में जाऊंगा, रिसोर्स ग्रुप इसके अंदर में गया, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाऊंगा डिलीट रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, और मैं उसे डिलीट कर दूंगा। डिलीट कैसे करते हैं, जैसे मैंने ये बनाया था माई फर्स्ट आरजी, मेरे को इसे डिलीट करना है, यहाँ पे जाओ डिलीट रिसोर्स ग्रुप, और ये जो सेम नाम है ना अपना रिसोर्स ग्रुप का, ये आप इसे यहाँ पे डाल के डिलीट कर दो, तो ये डिलीट, अगर इसके अंदर जो भी सर्विस रिसोर्स होते हैं वो भी सारे डिलीट हो जाए। तो जब भी आप बनाना, तो जब आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए तो रिसोर्स ग्रुप को ही डिलीट मार देना, नहीं तो फिर उसका कॉस्ट आपके बिल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये रिसोर्स ग्रुप में ये दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पे ना नोटिफिकेशन, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ नोटिफिकेशन आता है कि क्या चल रहा है, कंप्लीट हुई, है ना, कब कंप्लीट हुई। जैसे हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया था, जब बन गया था तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया। आप सबने अपना अकाउंट बना लिया? नहीं सर, अभी तो नहीं बनाया। यस सर, बना लिया। हाँ, मैंने भी नहीं बनाया सर। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये हम लोग किस पोस्ट के लिए, किस प्रोफाइल के लिए हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं?
मतलब हम लोग की जॉब पोस्ट क्या होगी? अंकित मेरी आपसे बात नहीं हुई क्या? नहीं सर, मेरे तो क्लियर है सर, ये कोई और बोल रहा है सर। नहीं नहीं, अंकित, मैं राहुल बोल रहा था। राहुल, अरे राहुल कल तो बताया था मैंने, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक। हाँ, अब तो दूसरी बात। AZ104 सारा तो कल बताया था। नहीं, वो तो मैं समझ गया सर्टिफिकेशन। इसमें जो हमारे कस्टमर कौन होंगे? एक मिनट रुको, मतलब मैं हम रिकॉर्डिंग किनका? ऑफ कर देता हूँ क्योंकि फिर बड़ी हो जाती है रिकॉर्डिंग। मैं एक बार हाँ, ये दिखा दूँ। हाँ, देखो ये डिलीटेड रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। अभी मैं अगर दोबारा से रिसोर्स ग्रुप पे इसे रिफ्रेश करता हूँ, हट गया था पहले ही। ठीक है। इसमें वो वाला रिसोर्स ग्रुप चला गया, डिलीट हो गया, है ना। ऐसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।